एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो ये जो भी एनालिसिस है ये आपके यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए काम में आएगा, और प्लस प्री और मेंस में क्या आ सकता है, कौन से पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जो भी क्लासेस की जाएंगी वो एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा की जाएंगी। क्लासेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेंगी। इसी के साथ जो स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट है वो हमारे इन हाउस लाइब्रेरी में भी एनरोल कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट बीजिंग डिक्लेरेशन। तो अभी ये बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है? इसको यूएन का जो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन था उसमें लिया गया था इन बीजिंग, चाइना। और ये जो डिक्लेरेशन है इसमें 12 आपके डोमेन में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा गया है। तो ये एक ग्लोबल एजेंडा है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसी तरह से, लेकिन ये वुमेन स्पेसिफिक है। तो इसमें ये जो आर्टिकल है इसमें अभी स्पेशली स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में चर्चा की गई है कि इंडिया ने कितना आपका अचीवमेंट हासिल किया है वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट के डिफरेंट सेगमेंट में, और कौन से दिशा में हम अभी भी पीछे हैं या फिर लैगिंग कर रहे हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी स्पेशली ये जो भी इसमें डिटेल्स है आपके बीजिंग +30 2025, तो 30 इयर्स हो गया है बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म को, जिसको फोर्थ आपके यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन जो डेवलपमेंट था उसमें लिया गया था। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और जब भी इन जनरल क्वेश्चन बनेगा फॉर मेंस, 10 मार्कर हो या 15 मार्कर हो अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तब आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होगी। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या है। तो इंडियाज़ 2024 रिव्यू रिपोर्ट, जो 2024 का रिव्यू रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपके जो प्रोग्रेस देखी गई है स्पेशली लॉ एंड स्कीम में। तो लॉ में आप पोश एक्ट को देख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस, फिर पोक्सो लॉ भी लाया गया है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी एक्ट लाया गया 2005 में, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट भी लाया गया 2006 में, फिर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम, फिर आपके सुकन्या समृद्धि योजना, तो ऐसे बहुत सारी स्कीम है। और इसी के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम अंडर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया फॉर वुमेन को इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो ये हमारी अचीवमेंट है। लेकिन अभी ये जो आर्टिकल है इसका सेंट्रल थीम ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से स्पेशली वुमेन पॉपुलेशन के ऊपर, उसमें भी स्पेसिफिकली रूरल एंड ट्राइबल वुमेन के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है उसके बारे में ये आर्टिकल जिक्र करता है कि जो क्लाइमेट जस्टिस मिलनी चाहिए स्पेशली फॉर वुमेन वो नहीं मिला है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से वुमेन इसका ज़्यादा बर्डन फेस कर रही है। तो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट रिलेटेड बर्डन में आप देख सकते हैं गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। तो गर्ल्स का जो ड्रॉपिंग रेट है वो ज़्यादा है स्पेशली इन स्कूल लेवल। फिर एनीमिया का प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। इट मीन्स जो फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उसको अचीव नहीं किया जा सका है अब तक। तो लगभग 50% जो महिलाएं हैं लगभग वो अभी भी एनीमिक है, अभी भी मेल न्यूट्रिशन से जूझ रही है। फिर आपके टेम्परेचर राइज की वजह से
आपके जो भी अभी वुमेन है, तो अभी अब गांव में अगर देखें तो इंडिया का जो रिपोर्ट है, लगभग 70% जो महिलाएं हैं वो खेती के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर एज वेल एज अलाइड एक्टिविटीज़ के साथ। तो इसीलिए जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो वुमेन के ऊपर ज़्यादा है, स्पेशली रूरल इंडिया में और ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर, स्पेशली वुमेन के वुमेन वुमेन पॉपुलेशन को। फिर डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको आपके वाटर कलेक्शन करना होता है, फायरवुड कलेक्शन करना होता है, तो इन सब में क्या होता है, एक इम्पैक्ट उनके ऊपर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, फिर लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम नॉन फार्म सेक्टर, तो ये भी वुमेन के ऊपर इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो इसमें और एक डेटा दिया है कि 50% जो ग्लोबल फूड होता है, 50% जो ग्लोबल फूड प्रोड्यूसर्स है वो वुमेन ही है। तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, आपके इरेटिक रेनफॉल की वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी प्रोडक्शन है खेती में वो कम हो रही है। तो इससे क्या है, जो बर्डन है वो वुमेन के ऊपर ज़्यादा है। इसके उपरांत भी जो डिज़ास्टर्स, डिफरेंट डिज़ास्टर्स देखे जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में रहते हैं वुमेन, वुमेन, चिल्ड्रन। ओके, क्योंकि एक तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पॉलिसी होता है, उन उसमें आपका जो वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है पॉलिसी मेकिंग लेवल में, वो भी कम देखा जाता है। इसीलिए क्या है, जो वुमेन डायमेंशन है वो हमेशा ही मार्जिनलाइज रहता है। आपका फ्लड हो या फिर सुनामी हो या फिर अर्थक्वेक हो, कोई भी डिज़ास्टर हो, उसमें वुमेन ज़्यादा फेस करती है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो अभी इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल है वुमेन का जो ग्रीवेंस है या फिर इशू है क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जेंडर जस्टिस को लेके, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो इसमें बाकी जो भी एक्शंस लेनी है उसके बारे में मेंशन किया गया है, रिकमेंडेशंस एंड एक्शनेबल इंटरवेंशंस। तो क्लाइमेट बजटिंग करना है, और क्लाइमेट बजटिंग पे भी हमें जेंडर का ओरिएंटेशन को देखना है, और वुमेन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है, वो चाहे आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो। फिर डेटा और रिसर्च करना ज़रूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वुमेन कितनी वल्नरेबल पोजीशन में है। फिर आपके लाइवलीहुड के लिए वुमेन को आपके नॉन फार्म इनकम प्रमोट करना है, स्किल डाइवर्सिफिकेशन करना है, ग्रीन फाइनेंसेस देना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप करना है, और इसके उपरांत हेल्थ, सेफ्टी, लीगल, माइग्रेशन सपोर्ट, ये सब इंश्योर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ सेकेंड 1991 मोमेंट। तो 1991 का जो मोमेंट था वो क्या था, तो 1980s के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सिचुएशन देखा गया, और इसी के वजह से क्या हुआ, हमारे देश ने, इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया 1991 में, जिसके तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर किया गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो देश की जीडीपी है, लगभग पिछले आपके 30 सालों में 6.2% से ज़्यादा ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि आज के समय जो टैरिफ वार चल रहा है, और जो इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन है, स्पेशली जो ओवर रेगुलेशन है, उसकी वजह से क्या है, जो डिज़ायर्ड लेवल का हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो अचीव नहीं किया जा सक रहा है। तो इसीलिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया ने जो फर्स्ट मोमेंट लिया था 1991 में अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और जिसका आउटकम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत इकोनॉमी के तीनों ही सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, तीनों ही सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला था। और इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ आपके सर्विसेज सेक्टर में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना डिज़ायर्ड लेवल पे ग्रोथ करना चाहिए था उतना नहीं कर पाई है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बूस्ट के लिए हमें 1991 जैसा मोमेंट फिर से लाना होगा।
और उसको लाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? नंबर वन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना ज़रूरी है ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो पाए। रोड हो, रेलवे हो, एयरवेज़ हो, पोर्ट हो, इनको डेवलप करना ज़रूरी है क्योंकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंडली, जो रेगुलेशन का प्रॉब्लम है उसको ठीक करना ज़रूरी है, जो ओवर रेगुलेशन है। तो इकोनॉमिक सर्वे भी ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज़ें दोहराई गई हैं कि ओवर रेगुलेशन को कम करना है। और तीसरा है, जो हमारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ होते हैं विथ डिफरेंट नेशन, उनको भी ओवरहॉल करना है, उनमें रिफॉर्म लानी है ताकि जो एफडीआई है वो देश में आ सके और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम अचीव कर सके। तो यही सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 1991 का जो मोमेंट है वो पूछा जा सकता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में प्रीलिम्स में, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। एक तो हमारा जो सोशलिस्टिक एरा था फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स टू टिल 1991, फिर 1991 से लेके आज तक, एंड देन आज के बाद हम क्या कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको क्या करना है, आपको एक सीक्वेंस में समझना ज़रूरी रहेगा। तो अभी जो भी हम इसमें ट्रम्प्स टैरिफ देख रहे हैं, एक जो जियो इकोनॉमिक शॉक आया है, तो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? इसके लिए क्या है, हमें हमारे डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म्स लानी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डीरेगुलेशन हो। तो उससे क्या है, हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। और यूएस जैसे जो भी शॉक होंगे यूनिलैटरल डिसीजन की वजह से, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम रहेगा। ओके, तो इसके बाद अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये टॉपिक मेंस के लिहाज से हो, आपके प्रीलिम्स के लिहाज से हो, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे 1991 का इवेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि 1991 में ही ग्लोबल लेवल में आप देख सकते हैं यूएसएसआर जो था उसका पतन हो गया और यूएसए एक डोमिनेंट पावर, हेजिमोन पावर बन गई। और उसी के बाद क्या हुआ, हमने भी सोशलिस्टिक पैटर्न से शिफ्ट होते हुए आपके कैपिटलिस्ट पैटर्न में ग्रो किया, शिफ्ट लिया, रुख मोड़ा अपना। और उसी समय 1992 में हमने जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बनाए अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी। क्योंकि 1991 के जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिया, इससे क्या है, अभी हमें मार्केट की ज़रूरत थी। तो हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चालू किया इकोनॉमी के फील्ड में। तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग डेटा सेट ऑन एआई कोर्स। तो जो एआई कोर्स बनाया गया है, जिसमें ये एआई कोर्स है, अभी है क्या, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का मिशन है, एआई मिशन इंडियन गवर्नमेंट का। तो उसके तहत एआई कोष को डेवलप किया जा रहा है। तो कोष का मतलब क्या होता है, आपका एक ट्रेजरी। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेजरी में रहेगा क्या, डेटास रहेंगी। तो डिफरेंट जो आपके डेटाज है उनको कलेक्ट करके इसमें रखा जाएगा। और इससे क्या है, फर्दर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, वो चाहे आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो या फिर स्मॉल लैंग्वेज मॉडल हो, उसको डेवलप किया जा सकेगा। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली क्या किया गया है, जो हमारे डिफरेंट एंशियंट समय के स्क्रिप्चर्स है अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन, उनको भी एआई कोर्स में इंटीग्रेट किया गया है। और डिफरेंट जो डायलेक्ट्स है, लोकल लैंग्वेजेस है, उनको भी एआई में इंटीग्रेट किया गया है। तो इससे क्या है, जो हम एक सोवरेन एआई को डेवलप करना चाहते हैं, इंडिया के जो हमारे देश के इंफॉर्मेशन को उसमें डालना चाहते हैं, उससे क्या होगा, हमारा खुद का एआई डेवलप होगा। और जो फॉरेन एआई होते हैं उसमें जो बायसनेस रहती है, वेस्टर्न बायसनेस, उससे हम निपट पाएंगे और हम एआई में अपनी सोवरेनिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर क्या है, एआई कोश के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है कि एआई कोश है क्या। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं एक इंफॉर्मेशन का रिपोजिटरी है, जो इन फ्यूचर जो एआई मॉडल्स डेवलप होंगी इंडिया में, उसको मदद करेंगी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन में।
और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इंडियन होगा, उसमें इंडियननेस रहेगा। तो यही इसमें आप देख सकते हैं, AI कोर्स टू इंक्लूड इनपुट्स फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, ओके, स्क्रिप्चर्स ऑफ लोकल डायलेक्ट एंड वर्ड ऑफ माउथ स्टोरीज। तो जो फोक टेल्स है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और इसी के साथ इट विल ऑल्सो इंटीग्रेट कॉर्पस ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उनको भी, पार्लियामेंट्री जो क्वेश्चंस है आंसर्स है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी जैसे हम किसी जैसे चैट जीपीटी हो या फिर मेटा में कुछ टाइप करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बायस्ड भी हो सकता है। तो हमारे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? बाय आवर ओन AI कोश, ओके। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि AI कोश में जो भी डेटा सेट को इंटीग्रेट किया जाएगा वो नॉन पर्सनल डेटा होगा, मतलब कोई पर्सनल डेटा उसमें इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा। और इसको इन फ्यूचर मोनेटाइजेशन भी नहीं किया जा सकेगा। मोनेटाइजेशन मतलब इस डेटा को बेच के पैसा नहीं कमाया जा सकेगा। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, ओके। तो इसमें AI कोर्स इज अ की कंपोनेंट ऑफ द इंडियाज 10,000 अबाउट 10,000 करोड़ का जो AI इंडिया AI मिशन है उसके लिए, जिसको लॉन्च किया गया था बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी। और इसमें जो भी डेटा सेट रहेंगे वो नॉन पर्सनल रहेंगे और डोमेस्टिक डेटा का ये रिपोजिटरी होगा AI कोश, ओके। जो बाद में इन फ्यूचर में जो हमारे AI एप्लीकेशंस डेवलप होंगे, वो चाहे यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल हो, उसमें ये डेटा को इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इसमें अभी देख सकते हैं कि इंडियाज लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल जो कॉर्पस है उसको आपका AI कोश में इंटीग्रेट करेंगे। तो इससे क्या है, हमारी जो लैंग्वेज है वो प्रिजर्व रहेंगी, प्रोटेक्टेड रहेंगी, हमारा जो कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। उससे अभी हमारा जो AI मॉडल है अगर देश विदेशों में इस्तेमाल होगा तो उससे क्या है, इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है वो, उससे हम एक सॉफ्ट पावर जनरेट कर पाएंगे। तो अब अभी क्या है, जो AI कोश है इसको सॉफ्ट पावर आपके डिप्लोमेसी में, फिर कल्चरल इंटीग्रेशन के लिहाज से, कल्चरल लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन के लिहाज से भी पूछा जा सकता है मेंस में, ओके। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक मॉडल क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन कैसे ये इम्पोर्टेंट रह सकता है डिफरेंट पेपर के लिहाज से। तो अभी ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है AI के बारे में सिर्फ GS पेपर 3 साइंस एंड टेक में जो पार्ट है उसमें पूछा जाएगा। ये अक्रॉस ऑल दी GS पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा इंक्लूडिंग ऐसे। तो कैसे इंडियन हेरिटेज को, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज को, ऑरल ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ पॉलिसी सेकुलरिज्म। तो अभी गवर्नमेंट जो AI कोशा पॉलिसी ली है उसमें जो भी आपका स्क्रिप्चर्स या फिर जो भी रिलीजियस टेक्स्ट को का डेटा इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें सिर्फ एक किसी धर्म का डेटा नहीं लेंगे या फिर किसी स्क्रिप्चर से नॉलेज को नहीं इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस के, जैसे आपके हिंदुइज़्म हो या फिर इस्लाम हो या फिर आपके जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, हर जो इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है उसका इंफॉर्मेशन को AI कोश में इंटीग्रेट किया जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है रिगार्डिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, कि गवर्नमेंट वर्किंग ऑन 25 चिपसेट विथ इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू फाइट साइबर अटैक। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल मोबाइल हो या फिर कोई कंप्यूटर हार्डवेयर हो, उसके उसमें जो चिपसेट्स लगे रहते हैं उससे भी क्या किया जा सकता है, कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 25 चिपसेट पे वर्क कर रही है जो इंडियन होगा और जिसका जिसका पेटेंट इंडियन रहेगा और जो साइबर सिक्योरिटी से फाइट कर सकेगा, जिसको इजीली आपका हैक नहीं किया जा सकेगा। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि अभी ये जो है हमने AI कोर्स देखा, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट है, और ये जो हम चिपसेट के बारे में देख रहे हैं ये है आपके हार्डवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो कोई भी आप एक आज के समय पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखते हैं
उसमें दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या है, इंडिया पहले से ही आपका 1991 के बाद से ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है और आईटी एक्सपोर्ट में हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन जो हार्डवेयर है उसमें हम पीछे हैं, तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट अभी हार्डवेयर पे भी ध्यान दे रही है। तो एक्सपोर्ट लेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके सेक्टर में ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, आपके जो चिपसेट है उनको डेवलप करना ज़रूरी है। ओके, तो उसी के लिए क्या है, इस आर्टिकल में आपके डिफरेंट इनिशिएटिव्स के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे आपके डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ओके, फिर जो डिफरेंट कॉलेजेस है उनमें आपका इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, ताकि जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के साथ ही आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को तैयार कर सके। तो इससे क्या होगा, जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड है, वो उसमें हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसमें हमारा क्या है, एजुकेशन में भी ग्रोथ दिखेगा, टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ दिखेगी, इकोनॉमी में भी ग्रोथ दिखेगा, हमारा जो पॉलिटिकल स्टेचर है वर्ल्ड में वो भी बढ़ेगा, हमारा जो डिप्लोमेटिक लेवरेज है वो भी बढ़ेगा, एआई में जो सोवरेनिटी है, टेक्नोलॉजी में जो सोवरेनिटी आनी चाहिए वो भी आएंगी, सिक्योरिटी के सेक्टर में भी हमारा इन्हांसमेंट देखा जाएगा। ओके, तो इससे क्या है, आपके टेक्नोलॉजी जब डेवलप होंगी तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स आएंगे। और एग्ज़ाम में क्या है, मेंस में आपको जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम चिपसेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ग्रोथ अचीव करते हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जैसे डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव, तो इससे हमें इन फ्यूचर कैसे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा डिफरेंट सेगमेंट में, तो उस चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये जो भी डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव है फिर मेक इन इंडिया है, मेक फॉर दी वर्ल्ड है, तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ताकि आप जब मेंस में क्वेश्चन लिखे तो इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर पाए, इंक्लूडिंग डेटा। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में हमने लास्ट 10 साल में 5 गुना इंक्रीज हासिल की है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 6 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये सभी डेटा ज़रूरी रहेंगी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, बाकी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी डेटा मेंशन की गई हैं, इसको हम मिस नहीं करना चाहते हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कोई कमी ना रह जाए। बाकी मैंने ओवरऑल आपको ये समरी बताया इसका, तो इससे आप बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इंडिया ऑस्ट्रिया रिलेशन। तो अभी इसमें इस आर्टिकल में मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में, आपका इंडिया का रिलेशन किसी भी देश के साथ पूछे तो आपको क्या करना है, डिफरेंट टेम्पलेट को रेडी करना है। इकोनॉमी का टेम्पलेट, सिक्योरिटी का टेम्पलेट, फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो टेम्पलेट है ना, ये हम डिफरेंट नेशंस के साथ रिलेशन को डिस्कस करते हुए लिख सकते हैं। तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में 6 स्ट्रैटेजिक सेक्टर में स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है। तो इन फ्यूचर क्या है, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको इन पॉइंट में जवाब देना होगा। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में अगर हम ऑस्ट्रिया के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो इसका क्या रैशनल है, क्या हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। तो इंडिया नेट ज़ीरो बनना चाहता है बाई 2070, तो जॉइंट आर एन डी का ऑप्शन रहेगा अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी में ध्यान देते हैं दोनों देश। डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक यूपीआई है, डिजी लॉकर है, तो ये क्या है, ग्लोबली इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे देश ने पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट लिया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लिया है, भारतमाला प्रोजेक्ट लिया है। तो इसमें क्या है, हम ऑस्ट्रिया के साथ अगर कोलैबोरेट करते हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एंट्री हो सकता है डिफरेंट प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा टारगेट है बाय 2030 की 500 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना है। तो इसमें क्या है, जो ऑस्ट्रिया का हाइड्रो एंड क्लीन टेक एक्सपीरियंस है उसमें हम सिनर्जाइज कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग में, इफ़िशिएंट इरिगेशन में। और उसमें क्या है, ऑस्ट्रिया का जो वाटर टेक है वो हमें हेल्प कर सकता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो हमारा फेम 2 पॉलिसी है जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हमें पुश मिल सकता है। और इसमें दोनों देशों ही क्या है, विन विन सिचुएशन में रहेंगे। तो इन चीज़ों को क्या करना है, ओवरऑल आपको देखना है। बाकी इसमें
और जो भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है उसको इंक्लूड की गई है। तो इंडिया में ओवर 110 यूनिकॉर्न्स है। तो यूनिकॉर्न मतलब क्या? ऐसी स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो अभी क्या है, यूनिकॉर्न क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए और हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोवाइड करना ज़रूरी रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी रहेगा, टैक्स रिफॉर्म करना ज़रूरी रहेगा। तो ये सभी चीज़ें करेंगे तो ही क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट यूएस टैरिफ, कि यूएस के टैरिफ की वजह से चाइना कैसे ग्रेट बन सकता है। तो अभी यूएस का जो टैरिफ है वो स्पेशली क्या है, चाइना के लिए ही रहा है। जो ट्रम्प एरा 1 है उसमें भी आप देख सकते हैं कि चाइना के ऊपर ही सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया। उसी तरह से ट्रम्प एरा 2 में भी चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया गया। तो इसका एक वजह तो ये है, जो मेन वजह है, कि जो आपका चाइना का डोमिनेंस है वो दिन ब दिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ते जा रहा है, और ये जो यूएस का हेजीमनी है उसको चैलेंज कर रहा है। तो इसीलिए यूएसए क्या करना चाहती है, चाइना को इकोनॉमिकली ब्रेक करना चाहती है, क्योंकि एक देश को पावरफुल बनने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करता है पैसे या फिर इकोनॉमी। तो किसी की इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो आपके वो देश मिलिट्री वाइज डेवलप रहेंगी, टेक्नोलॉजी वाइज भी डेवलपमेंट करेंगी, ह्यूमन रिसोर्स वाइज भी डेवलप रहेंगी, और वर्ल्ड में एक क्या है, डोमिनेंस बना सकेंगी, एक हेजिमोनी बना सकेंगी। लेकिन अभी जो यूएस का टैरिफ है इससे नो डाउट कि चाइना को हैम्पर तो होगा, लेकिन चाइना अभी इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल बन चुका है कि सेकेंड आपका पावरफुल इकोनॉमी है वर्ल्ड में, लगभग 15-16 ट्रिलियन डॉलर का। तो इससे क्या है, अगर यूएस में अगर चाइना का प्रोडक्ट नहीं भी बिकता है तो चाइना ने ऑलरेडी वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन में, वो चाहे आपका लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीकन रीजन हो, या फिर आपके एशियन रीजन हो, ओशनिया का रीजन हो, हर रीजन में अपना मार्केट, जो अपना मार्केट है उसको इंटीग्रेट कर चुका है। तो इससे यूएस का जो रुख है इससे क्या होगा, चाइना को और पुश मिलेगा, और डिफरेंट जो रीजन है उनके साथ चाइना और बढ़िया से अलाइन हो पाएंगे। तो इसमें यही चीज़ें कही गई है कि यूएस का जो टैरिफ है इससे यूएस ज़्यादा हर्ट होगा, ना कि चाइना या फिर अदर नेशंस। और यूएसए का जो एक आपका यूएसए के ऊपर जो डिफरेंट एशियन नेशन का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट था, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, इनका इंक्लूडिंग इंडिया, इनका ट्रस्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये जो नेशन है ये रीजनल लेवल में अलाइन करने लगेंगे। तो इससे नुकसान अल्टीमेटली यूएसए को ही है। यूएसए को के ऊपर जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा, उनका जो डोमिनेंस है वो घटेगा। तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की जैसी बात है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, और कुछ आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है जो इन फ्यूचर एग्ज़ाम में बन सकता है। ओके, जो पास्ट में आ चुकी है ऑलरेडी। व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड वार। तो इन फ्यूचर भी आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रम्प एरा 1 का क्वेश्चन है। तो द रिवाइवल ऑफ रीजनलिज्म इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ अ चैलेंज टू ग्लोबलाइजेशन। तो कैसे अभी जो रीजनलिज्म बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ पॉलिसी, तो वो कैसे चैलेंज कर रही है ग्लोबलाइजेशन को, तो उसके बारे में ये पूछा गया है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैव लेड टू रिकन्फिगरेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो प्रोटेक्शनिज्म की वजह से क्या है, ग्लोबल ट्रेड में रिकन्फिगरेशन हो रहा है। अभी जैसे इंडिया, यूएसए के अलावा हम यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड टॉक कर रहे हैं। तो ये सभी, अभी ये तो इंडिया का एग्जाम्पल है, बाकी और देश भी क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करना चाहेगी अपने मार्केट को बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बाय यूएसए। तो कैसे रिकन्फिगरेशन हो रहा है वो आप इस टॉपिक से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, इसमें और एक क्वेश्चन भी दिया गया है, मॉडल क्वेश्चन, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिससे इंडिया ने क्विट कर दिया है, इंडिया ने फाइनली इसको एक्सेप्ट नहीं किया
क्योंकि इंडिया इसमें ट्रिगर मैकेनिज्म मांग रहा था, तो उसको अलाउ नहीं किया गया, तो इसीलिए इंडिया इससे बाहर है। लेकिन अभी जो RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये स्पेशली एक चाइना लेड इनिशिएटिव है, जिसमें आपके बड़े इकोनॉमी लाइक चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जो रीजनल लेवल पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग USA। तो ये क्या है? इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट ही कह सकते हैं आप इसको। ये ट्रम्प एरा 1 में आया था, उस समय का चेंजेस था ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग नॉर्थ वेस्टर। तो जो हमारे मॉनसून से पहले जो प्री मॉनसून आता है, उसी को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और नॉर्वेस्टर के समय क्या होता है, ये नॉर्थ वेस्ट से जो विंड आती है, इसी की वजह से इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो आपको पता ही है कि अभी प्री मॉनसून से पहले आपका जो सन है नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या है, इंडिया के जो लैंड मास है, स्पेशली आपके ईस्ट, साउथ और सेंट्रल रीजन में हीटिंग की वजह से, लैंड हीटिंग की वजह से आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जो आपका पास में जो वाटर सोर्सेस है, इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो जो वाटर है वो कंपैरेटिवली आपका धीरे गर्म होता है कंपेयर टू लैंड। तो इसकी वजह से क्या है, आपके जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, इसमें हाई प्रेशर रहता है कंपैरेटिवली। तो लैंड ज़्यादा गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है। तो इससे क्या होती है, जो हाई प्रेशर बनता है बे ऑफ बंगाल में कंपैरेटिवली विथ लैंड मास, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को क्या करता है, विंड मूव करता है विथ मॉइस्चर। तो इससे क्या होता है, नॉर्वेस्टर आता है। और इस नॉर्वेस्टर की वजह से क्या है, आप देख सकते हैं थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म के जैसे, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। और इससे क्या होता है, आपका एक डिज़ास्टर का माहौल क्रिएट होता है। तो ऐसे तो जो नॉर्वेस्टर है उसका बेनिफिट भी है, जैसे इसको आसाम में आपका बोरदोइसिला कहा जाता है, या फिर टी शावर भी कहा जाता है, जिससे टी क्या होती है, ग्रो होने लगती है। फिर काल बैसाखी कहा जाता है ईस्टर्न रीजन में। ओके, फिर मैंगो शावर भी कहा जाता है इसको, मुझे जितना तक ध्यान है कर्नाटका रीजन में कहा जाता है। क्योंकि इस समय क्या है, जब वाटर मिलती है, तो ये आपका स्प्रिंग का सीज़न है, तो इसमें वाटर मिलने की वजह से क्या है, जो हमारी खेत है, खलियान है, वो खिलने लगती हैं। जो आपका एग्रीकल्चर है, उसका आपका जो प्रोडक्शन होता है, वो इसी समय से होना चालू हो जाता है। और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो बाकी हम जो हमारा खरीफ सीज़न है वो स्टार्ट होता है, जिससे हम पैडी हो या फिर अदर डिफरेंट क्रॉप्स हो वो उगाने लगते हैं। लेकिन इसमें अभी ये जो आर्टिकल है, ये जो पिक्टोरियल डिपिक्शन है, इसमें डिज़ास्टर के बारे में मोस्टली मेंशन किया गया है कि अभी आपके नॉर्वेस्टर की वजह से बिहार में 63 डेथ देखी गई, उत्तर प्रदेश में 23, झारखंड में 4। तो ये क्या करता है, ह्यूमन कैजुअलिटी भी करता है। तो इन फ्यूचर अभी देखिए, आप जब ऑफिसर बनेंगे, तो आपको क्या करना है, डिज़ास्टर मैनेज करना है। और उससे पहले आपको APSC हो या फिर UPSC का एग्ज़ाम में GS पेपर 3 में डिज़ास्टर के बारे में आपको क्वेश्चन आप फेस करेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी आपको लिखना है। तो अभी डिज़ास्टर रिलेटेड चीज़ें पूछी क्यों जाती हैं, कि इन फ्यूचर आप ऑफिसर बने, तो आपको क्या है, डिज़ास्टर का नॉलेज रहे। ओके, तो व्हाट हैपेंड ऑन ट्यूसडे, सीवियर प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म नॉर्वेस्टर स्वीप अक्रॉस मल्टीपल इंडियन स्टेट्स कॉजिंग एटलीस्ट 90 डेथ। और 90 में भी ये आपके स्टेट वाइज इसमें दिखाए गए हैं। और क्या क्या आपके प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या कंडीशन देखने को मिलती है, लाइटनिंग स्ट्राइक, हेल स्टॉर्म। ओके, फिर आपका हैवी रेनफॉल, जिससे फ्लड तक भी आ जाता है, स्पेशली वाटर लॉगिंग रिपोर्टेड इन पटना। तो ये सभी डिज़ास्टर्स क्रिएट करती है। तो इस समय क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट रहना होता है, ताकि जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ है उनको कम किया जा सके। तो ये जो भी कैजुअलिटीज़ है, इनको अगर बेटर प्लानिंग किया जाए, तो ये इनको कम करके ज़ीरो तक भी लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, अर्ली वार्निंग देना ज़रूरी है। तो उसके लिए उस तरह से डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्ड होना भी ज़रूरी है। तो बाकी ये ओवरऑल डिज़ास्टर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा, ज्योग्राफी में आपका फिज़िकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। और देन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि नॉर्वेस्टर क्या है।
ओके, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जो आपका तेलंगाना में जो कांचा गची वोली फॉरेस्ट है। तो जो कंचा गचीवली फॉरेस्ट है उसको क्या किया गया है, उसका जो 400 एकड़ है उसको ऑक्शन में दे दिया गया है फॉर आईटी डेवलपमेंट नियर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो इसके लिए क्या है, अभी आपका एक डिबेट हमेशा रहता है इकोलॉजी एंड आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो इकोलॉजी में असर पड़ता है, और इकोलॉजी को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है। लेकिन इसका एक बीच का रास्ता है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रपोजल है टू ऑक्शन 400 एकर्स ऑफ कांचा गचीवोली फॉरेस्ट फॉर आईटी डेवलपमेंट, इसके वजह से क्या है आपका बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज देखा जाएगा। तो स्पेशली आप देख सकते हैं क्या इसका डैमेज रहेगा स्पेशली। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो अगर इस फॉरेस्ट को डैमेज किया गया तो जो 220 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ है वो इम्पैक्टेड रहेंगी। जो 734 फ्लावरिंग प्लांट है उसमें इम्पैक्ट होगा। 10 प्लस ममल्स है इंक्लूडिंग आपके स्टार टॉर्टॉइस, पेलिकन्स, तो इनके ऊपर खतरा आएगा। तो इसीलिए अभी क्या है, ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल नहीं है। और ये आपके हैदराबाद रीजन में ये एक अर्बन फॉरेस्ट है, और आज के समय पे आप देख सकते हैं कि अर्बन फॉरेस्ट कितना कम हो चुका है, जिसके वजह से क्या है जो सिटी एरिया है वो अनसस्टेनेबल हो गई है। डेवलपमेंट तो है लेकिन आपके किसके कॉस्ट में, एनवायरनमेंट के कॉस्ट में। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, और प्रीलिम्स में स्पेशली अभी ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में है कांचा गाचीवोली फॉरेस्ट, तो ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, बाकी इकोलॉजी और वर्सेस इकोनॉमी का जो डिबेट है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर आपके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के लिहाज से। अगेन आपका इकोलॉजिकल जो एथिक्स है या फिर एनवायरमेंटल एथिक्स है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर जीएस पेपर 4 एथिक्स में। ओके, तो जो भी डेवलपमेंट करना है उसको कैसे करना है, सस्टेनेबली करना है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है, इकोलॉजिकल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ही डेवलपमेंट करना है। तो ये जो भी कीवर्ड्स है इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इधर आपके कीवर्ड्स है इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी डिबेट, तो इनको भी आपको ध्यान रखना होगा कि हम अगर ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो सस्टेनेबल ही नहीं है तो वो डेवलपमेंट किसके लिए होगा, कि डेवलपमेंट की वजह से और मल्टीपल प्रॉब्लम अगर आ गई। तो अभी जैसे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो उससे हाइड्रोलॉजी के ऊपर असर पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ेगा, ओवरऑल जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा। ओके, तो ये सभी प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अगेन सेम लाइन पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही है। तो ग्रेट निकोबार में जो आपके ट्रांसशिपमेंट मेगा ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट लिया जा रहा है जो लगभग 81,000 करोड़ का है। इसमें आपका मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में डेवलप किया जाने वाला है, और जिसको डेवलप करने का मेन उद्देश्य क्या है, स्ट्रेटेजिक उद्देश्य है, कमर्शियल आपका ऑब्जेक्टिव है, और जियोपॉलिटिकल मोटिवेशंस है। लेकिन इससे क्या है, जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, इकोलॉजिकल डैमेज हो या फिर लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन को डैमेज करेगा। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है, आपको जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी है उसके लिहाज से इसको देखना ज़रूरी है। ओके, और कैसे गवर्नमेंट भी एक डायलेमा में रहती है कि अगर डेवलपमेंट ना किया जाए फॉरेस्ट को डाइवर्ट करके तो इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं, देश में ग्रोथ कम होता है। फिर उसे आपका एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करे, कैसे आपके एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो क्या है, एक डायलामा का सिचुएशन रहता है। लेकिन इसका सल्यूशन तो ये नहीं है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाए। डेवलपमेंट का जो आज का ट्रेजेक्टरी है उसमें हमें चीज़ों को सस्टेनेबली डेवलप करना ही होगा, इकोनॉमी को ध्यान में रखना होगा लेकिन इकोलॉजी को भी बैलेंस करना होगा।
अन्यथा अगर हम पूरा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट करेंगे तो उससे फ्यूचर में वो डेवलपमेंट किसके लिए रहेगा? ना आपको अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, बीमारियाँ फैलेंगी, तो उससे क्या है, वैसे डेवलपमेंट हमारी काम में नहीं आएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, डेवलपमेंट को हमें इकोलॉजी के साथ बैलेंस करना है। तो इसमें और क्या सीवियर इकोलॉजिकल कॉस्ट हो सकता है? शोम्पेन जो ट्राइब है, जो एक पीवीटीजी ग्रुप है, तो टोटल 75 पीवीटीजीज है अक्रॉस 18 स्टेट। तो उसमें एक है शोम्पेन ट्राइब, जो अंडमान एंड निकोबार में इनहेबिटेटेड है। तो अभी शोम्पेन ट्राइब के ऊपर भी क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उनका, तो उनके कल्चर पे, उनके आइडेंटिटी पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ 1 to 10 मिलियन ट्रीज, तो ट्री का लॉस होगा। फिर आपके जो रेयर स्पेसीज है, निकोबार मेगापोड, कोकोनट क्रैब, तो इनमें भी असर पड़ेगा। तो अभी इसके लिए क्या है, आप इन सभी चीज़ों को भी ध्यान से पढ़िएगा। ये जो भी स्पीशीज़ दी गई है, जो ट्राइब के बारे में मेंशन किया गया है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और मेंस में जब आंसर लिखेंगे तो जो असर आप लिखेंगे कि इकोलॉजी में क्या असर होगा, ट्राइबल पॉपुलेशन में क्या असर होगा, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें एक और मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि अपॉर्चुनिटी हमें बॉडी कैसे लिखना होगा आंसर। तो पहले इंट्रो लिखिए, उसके बाद बॉडी में आप अपॉर्चुनिटी लिखिए, चैलेंजेस लिखिए, फिर एथिकल डायलामास लिखिए और फिर कंक्लूजन लिखना होगा आपको। ओके। बाकी इसमें पॉलिसी रिकमेंडेशन दिया है कि रिकमेंडेशन क्या है, इंडिपेंडेंट फिजिबिलिटी ऑडिट करना है। क्या जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इकोनॉमिकली फिजिबल तो है, लेकिन क्या एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। फिर लोकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना होगा ताकि लोकल पॉपुलेशन की जो राय है वो भी ली जा सके। उसके बाद जो आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, तो ये इसी में आ जाएगा। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में लोकल पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपके बायोडाइवर्सिटी को लेके ही है, एनवायरनमेंट को लेके ही है। तो हाल ही में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रिगार्डिंग डायर उल्फ, जिसको डी एक्सटिंक्ट किया गया था बाय कोलोसल लैफ। तो इसमें जो डी एक्सटिंक्शन किया गया था, मतलब जो एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया था हज़ारों साल पहले, उसको आपका क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जो एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, डायर उल्फ को रिकवर किया गया। रिकवर मतलब ये आपका जो एग्जैक्ट स्पीसीज था उसको तो नहीं पाया गया है, लेकिन वैसा ही एक आपका रेप्लिका बनाया गया है। लेकिन इसमें ये आर्टिकल जो है ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म था इज़ नॉट अ ट्रू रिसरेक्शन। तो इसका ट्रू उसका फिर से रीओरिजिन नहीं हुआ है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई हैं उनको हम डी एक्सटिंक्ट करने के बजाय जो एक्सटिंक्ट होने की कगार में है वैसे स्पीशीज़ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल थोड़ा क्रिटिकली डिस्कस करता है। तो इसमें टाइम मशीन का मेटाफोर दिया है कि ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को टाइम मशीन की तरह यूज़ करके जो एक्सटिंक्ट हो गया है उसको डी एक्सटिंक्ट करने की बजाय हमें टाइम कैप्सूल देना है। टाइम कैप्सूल मतलब जो अभी के एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रिजर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं, जैसे ये पहला जो आर्टिकल देखा तो इसमें हमने देखा ना कि आपके डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर जो असर पड़ेगा, जैसे निकोबार मेगापोड है, कोकोनट क्रैब है, तो इनको बचाना ज़रूरी है। डेवलपमेंटल जो ट्रैजेक्टरी है उसके वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ना कि इनका एक्सटिंक्ट हो जाने के बाद इनको फिर रिकवर करना है। तो क्यों ना हम अभी ध्यान दें, टाइम कैप्सूल दें, ना कि आपका टाइम मशीन बनाए। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट NIA के आपके सक्सेस के बारे में। तो रिसेंटली जो आपके ताहिर राना हैं उनको एक्सपार्टेड किया गया फ्रॉम USA टू इंडिया, जो आपके 2008 मुंबई टेरर अटैक के अटैक में आपके जुड़े हुए थे। तो इन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था डेविड हेडली जो था।
जो लश्कर ए तोयबा का ऑपरेटिव था। तो इसमें अभी ये जो हमें सक्सेस पाई है इंडिया ने, और इंडिया की स्पेशली जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो अभी इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली एनआईए के बारे में या फिर हमारे डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो एनआईए को फॉर्म किया गया था पोस्ट 26/11 जो बॉम्बे अटैक था बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो उसके बारे में जब ये अटैक हुआ था उसके बाद ही आपका एनआईए एक्ट लाया गया था 2008 में, ताकि जो भी आपके टेररिज्म एक्टिविटी है उनको काउंटर किया जा सके। तो उसी के बाद आप देख सकते हैं जब से एनआईए एक्ट आया और एनआईए का गठन हुआ तब से आज तक बम्बई अटैक जैसे अटैक को प्रिवेंट किया जा सका है। तो ये क्या है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उसका एक सक्सेस का ये सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो बाकी जो भी सक्सेस है उसको इसमें मेंशन किया गया है। बाकी आपके इसमें आप देख सकते हैं मेजर कौन से टेरर अटैक हुए थे। तो ये 2008 के बाद, ओके, पोस्ट 2019 नो 26/11 लेवल अटैक, फॉर्मेशन ऑफ एनआईए हुआ, नेट ग्रिड को फॉर्मेशन किया गया, ओके, मॉडर्नाइज किया गया कोस्टल सिक्योरिटी को, क्योंकि कोस्टल रास्ते से होके ही इस अटैक को अंजाम दिया था। तो इसीलिए क्या है, जहाँ भी लेक्यूनस थी उस लेवल पे हमने डिफरेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की और नए फोर्सेस भी बनाए, जैसे एनआईए, नेट ग्रिड। तो नेट ग्रिड क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिससे इंटेलिजेंस शेयर किया जा सकता है अमोंग दी डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज। इसके अलावा भी और आपके डिफरेंट सजेशन इसमें दिए गए हैं। जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करना है, फुल कंप्लाइंस करना है एफएटीएफ गाइडलाइन को। तो एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो जो भी देश टेरर फाइनेंसिंग में मदद करता है उनको क्या करता है, एफएटीएफ के अंडर आपके उनको बैन किया जाता है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाई जाती है। तो एफएटीएफ आपका 1989 में बना था अंडर G7। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, और इसमें इंडिया ने 2010 में पार्टिसिपेट या फिर मेंबरशिप इसका लिया था, मुझे जितना तक याद है। ओके, तो ये एफएटीएफ क्या है, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। तो यही आज का लास्ट आर्टिकल था। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।